कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्टियर और रेसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहा है। मर्टियर उसे सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह कहानी आगे बढ़ाता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी लाल रंग का एक कपड़ा आसमान से उड़कर उनकी खिड़की पर लटक जाता है, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा जैसा उस किताब में भी लिखा था। ऐसा लगा जैसे वह सीधे कहानी से निकल कर आया हो। अब कहानी ठीक 12 साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि मर्टियर और उसकी बेटी मैगी इस वक्त अपनी गाड़ी में है। मर्टियर ड्राइव कर रहा है और मैगी मैप देखकर रास्ता बता रही है। दोनों आखिरकार एक पुरानी बुक स्टोर पर पहुंचते हैं। मैगी पूछती है, पापा क्या वो किताब जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो, क्या वो यहाँ मिलेगी? इस पर मर्टियर हैरान होकर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं कोई किताब ढूंढ रहा हूँ? मैगी काफी वक्त से अपने पिता को देख रही थी। मर्टियर अक्सर बुक स्टोर जाता है, कुछ ढूंढता है और जब नहीं मिलता तो उसके चेहरे की उदासी साफ दिखती है। लेकिन अभी के लिए मर्टियर ने बस टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह दुकान के अंदर चला जाता है और मैगी बाहर मार्केट में घूमने लगती है। मर्टियर इधर उधर कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी किताबें हल्की हल्की फुसफुसाने लगती हैं, जैसे उससे बात कर रही हों। वह इन्हें अनदेखा करता है और घबराता भी नहीं। दरअसल वह इंक हार्ट नाम की एक खास किताब ढूंढ रहा है। उधर बाहर मैगी के पास एक अजनबी आता है और उससे बात करने लगता है। मैगी थोड़ा डरती है और वहां से जाने लगती है। तभी यह आदमी कहता है कि वह और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब वो पहली बार मिले थे तब मैगी बहुत छोटी थी। मर्टियर जब दुकान से बाहर आता है तो वह उसी आदमी को मैगी से बात करते देख लेता है। वह आदमी मर्टियर को सिल्वर टंग कहकर बुलाता है। मर्टियर मैगी को कार में जाकर बैठने को कहता है। इस अजनबी का नाम डस्ट फिंगर होता है। वह कहता है कि वो चलते हुए बात कर सकते हैं, लेकिन मर्टियर तुरंत पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? डस्ट फिंगर कहता है कि मर्टियर को अपनी पुरानी गलती ठीक करनी होगी, वो गलती जो उसने 9 साल पहले की थी। वह बताता है कि कैप्रिकॉन को मर्टियर के ठिकाने का पता चल चुका है और अगर उसने किताब नहीं पढ़ी तो वह वहीं उसका इंतजार करेगा। डस्ट फिंगर चाहता था कि मर्टियर उसके लिए जोर से पढ़े, लेकिन मर्टियर कहता है कि उसने जोर से पढ़ना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर कहता है कि उसे वापस उसी दुनिया में भेज दो जहां से तुमने उसे बुलाया था, और वह इंक हार्ट के बारे में पूछते रहता है। मर्टियर साफ कह देता है कि उसके पास वो किताब है ही नहीं। ये कहकर वह डस्ट फिंगर को धक्का देकर वैन की तरफ भागता है। रास्ते में उसे मैगी मिलती है जो चुपचाप सब सुन चुकी थी। मैगी पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन मर्टियर कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और अब मैगी को कुछ समय के लिए अपनी आंटी के घर रहना होगा। दोनों आंटी एलेनोर के घर पहुंचते हैं। बातों बातों में एलेनोर रेसा के बारे में पूछती है। फिर वो मैगी से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ चली गई लेकिन मैं तो हूँ ना। ये सुनकर मैगी गुस्से में कहती है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं गई। इतना कहकर वह वहाँ से उठ जाती है। जब मर्टियर उसके पास आता है वह पूछती है कि उसकी मम्मा आखिर हैं कहाँ। उसे पूरा यकीन था कि जो किताब मर्टियर ढूंढ रहा है उसका उसकी माँ से जरूर कोई कनेक्शन है। उधर मर्टियर एक किताब पढ़ रहा होता है, तभी अचानक डस्ट फिंगर वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि जब मर्टियर ने उसकी मदद से इनकार किया तो वह कैप्रिकॉन के पास चला गया। इससे पहले कि मर्टियर कुछ समझ पाता दूसरे कमरे से शीशे टूटने की आवाज आती है। मर्टियर तुरंत उस तरफ दौड़ता है। एलेनोर भागकर मैगी को बताती है कि कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी में पहुंचकर मर्टियर देखता है कि कैप्रिकॉन के आदमियों ने वहां तोड़ फोड़ कर दी है। डस्ट फिंगर अपने आग वाले हाथों से एक आदमी को चेतावनी देता है कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मर्टियर कहता है कि उसके परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन कैप्रिकॉन के लोग मैगी को उठा लेते हैं ताकि मर्टियर उनके लिए किताब पढ़े और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दे। वे एलेनोर की पूरी लाइब्रेरी जला देते हैं। जलती हुई किताबों के ढेर से डस्ट फिंगर एक किताब निकालता है और मैगी को देना चाहता है, जो मैगी की माँ की थी, लेकिन मैगी गुस्से में उसे नहीं लेती। सबको एक कार में ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद मर्टियर को होश आता है। वह देखता है कि उन्हें किसी अजीब सी जगह ले जाया जा रहा है। एलेनोर और मैगी भी उसके साथ हैं। कार एक पुरानी बिल्डिंग पर रुकती है और सबको अंदर ले जाया जाता है। अंदर अजीब और खतरनाक जानवर थे, यूनिकॉर्न, उड़ते हुए बंदर और न जाने क्या क्या, जो इस दुनिया के लगते ही नहीं थे। उन्हें एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाता है। एलेनोर गुस्से में पूछती है कि ये जानवर यहाँ आए कैसे। तब मर्टियर असली बात बताता है कि ये सब एक किताब से आए हैं। सालों पहले मर्टियर अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नई किताब लेकर आया था जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक आदमी किताब से बाहर आ गया। वह था कैप्रिकॉन, एक डाकू। उसके साथ ही बस्ता और डस्ट फिंगर भी उसी तरह बाहर आ गए।
मर्टियर के शब्दों ने ही उन्हें किताब से बाहर निकाला था। और जब ये बाहर आए उसी वक्त रेसा को किताब ने अंदर खींच लिया। कैप्रिकॉन ने उन पर हमला किया, लेकिन डस्ट फिंगर ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। उसके बाद मर्टियर ने रेसा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसी दिन के बाद से उसने किसी भी किताब को जोर से पढ़ना बंद कर दिया। मैगी पूछती है कि क्या वह उसकी माँ को वापस पढ़कर बाहर नहीं ला सकता। मर्टियर कहता है कि हाँ, निकाल सकता हूँ। लेकिन अब मैगी को डर लगने लगता है कि क्या उसकी माँ इतनी खतरनाक दुनिया में इतने सालों तक जिंदा भी रह पाई होगी। वह पक्का जानती थी कि उसकी माँ अभी भी किताब के अंदर है। इससे पहले कि मर्टियर कुछ जवाब दे पाता, कैप्रिकॉन के आदमी आते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। उधर कैप्रिकॉन एक कमरे में बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। मर्टियर ताना देते हुए कहता है, अब तू महल में रहता है, क्या चाहिए तुझे? कैप्रिकॉन कहता है कि उसे ये दुनिया किताब वाली दुनिया से ज्यादा अच्छी लगने लगी है। फिर वह अपने रीडर डरियस को बुलाता है और उसे पढ़ने का आदेश देता है। लेकिन रीडर कहता है, आपने वादा किया था कि जैसे ही मर्टियर आ जाएगा मुझे फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। कैप्रिकॉन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत करो, वो सब झूठ था। अब शुरू करो, पढ़ो। रीडर ने रूपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़नी शुरू की। तभी बाहर से एक जवान लड़की कैप्रिकॉन के आदमियों से बचती हुई अंदर भागती है। उसके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे होते हैं, क्योंकि उसे अभी आधा ही पढ़ा गया था। दरअसल डरियस हकलाता है और इसी वजह से वह किसी भी चीज को किताब से ठीक तरह बाहर नहीं ला पाता। अब एक दूसरी किताब लाई जाती है ताकि मर्टियर उसे पढ़ सके। यह किताब एक खजाने के बारे में थी और कैप्रिकॉन चाहता था कि मर्टियर उसे पढ़कर खजाना बाहर निकाले। जैसे ही पढ़ना शुरू होता है, कमरे में रेत गिरने लगती है और कुछ ही देर में सोने के सिक्के झरने की तरह बरसने लगते हैं। कैप्रिकॉन और उसके आदमी खुशी से पागल हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक आदमी भी बाहर आ जाता है और बदले में कैप्रिकॉन के एक आदमी को किताब अंदर खींच लेती है। डस्ट फिंगर एक बार फिर याद दिलाता है कि वह भी वापस अपने घर जाना चाहता है। मर्टियर कहता है कि उसे पता ही नहीं कि किसी को किताब के अंदर वापस कैसे भेजते हैं। उधर कैप्रिकॉन साफ कह देता है कि वह अब वापस नहीं जाना चाहता। उसे यह दुनिया ज्यादा पसंद है, इसलिए अब वह तुम्हें भी वापस नहीं जाने देगा और न किसी और को। बहुत बहस के बाद कैप्रिकॉन इंक हार्ट को आग में फेंक देता है। डस्ट फिंगर उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसके आदमियों ने रोक लेते हैं। जलती हुई किताब उसके हाथों से छीनकर दोबारा जला दी जाती है। मर्टियर और उसका परिवार फिर से उसी कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। डस्ट फिंगर ऐसी जगह पहुंचता है जहां कई औरतें कैप्रिकॉन के लिए काम कर रही थीं। उनमें से एक थी रेसा। जब रेसा ने उसके जले हुए हाथ देखे तो उसने उनकी पट्टी की। वह बताती है कि इंक हार्ट उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन कैप्रिकॉन ने उसे जला दिया। रेसा बोल नहीं सकती थी क्योंकि डरियस ने उसे बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन उसकी आवाज किताब के अंदर ही फंस गई। रेसा डस्ट फिंगर को उसके हाथों के लिए बर्फ देती है। उधर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया था वो भी उसी कमरे में बंद था जहां मर्टियर और मैगी थे। वह खुद को समझा रहा था कि यह सब सिर्फ एक सपना है। यह देखकर मैगी उसे शांत करती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है। वह बताता है उसका नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखता है जिसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही है। उठते ही वह देखता है कि रेसा उसकी पट्टी उतार रही है। वह पूछता है कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। रेसा अपनी चैन की तरफ इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि वह आजाद होना चाहती है। डस्ट फिंगर पूछता है, आजाद होकर जाओगी कहाँ? रेसा उसे एक पेपर दिखाती है जिस पर मर्टियर और मैगी का स्केच बना है। हैरानी से वह पूछता है कि क्या ये तुम्हारा परिवार है? रेसा सिर हिलाकर हाँ कहती है और लिखकर पूछती है कि क्या उसने उन्हें देखा है। डस्ट फिंगर को याद आता है कि जब वह किताब से बाहर आया था उसी समय रेसा अंदर खींची गई थी और बाद में डरियस ने किसी गलती की वजह से उसे बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मर्टियर उसे पढ़कर बाहर नहीं ला पा रहा क्योंकि रेसा तो पहले से ही बाहर है। डस्ट फिंगर उसे वादा करता है कि वह उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। बाहर आकर वह देखता है कि गार्ड्स सो रहे हैं। वह अपने पालतू जानवर क्वीन को चाबी लाने के लिए भेजता है। क्वीन चाबी लेकर आता है और रेसा को दे देता है। रेसा अपने पैरों की चैन खोल लेती है। उसी वक्त जब डस्ट फिंगर मर्टियर के कमरे की तरफ बढ़ता है वह सुनता है कि मैगी कह रही है शायद इंक हार्ट की एक और कॉपी हो सकती है। डस्ट फिंगर अंदर आता है और मर्टियर से पूछता है कि क्या वे एक डील कर सकते हैं। अगर इंक हार्ट की एक और कॉपी मौजूद है तो वो मिलकर उसे ढूंढेंगे और बदले में मर्टियर उसे वापस उसकी दुनिया भेज देगा ताकि वह रेसा को भी उससे बाहर बुला सके। डस्ट फिंगर एक किताब निकालता है और मर्टियर से पेज नंबर 14 पढ़ने को कहता है। जैसे ही वह पढ़ता है एक बहुत बड़ा तूफान उठता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं। रेसा भी भागते हुए बाहर आती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वह एक बड़े खड्डे में गिर जाती है। डस्ट फिंगर, मर्टियर, फरीद, एलेनोर और मैगी वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते डस्ट फिंगर नीचे गिरता है और उसे दिखता है कि रेसा एक गहरे खड्डे में फंसी हुई है। वह उससे मदद मांगती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी मदद नहीं करता और बाकी सबके साथ भाग जाता है। वे सब एक वैन में बैठकर वहां से निकलते हैं। पीछे पूरी जगह तूफान से तबाह हो चुकी थी। ये लोग गाड़ी चलाते हुए शहर पहुंचते हैं जहां उन्हें इंक हार्ट के राइटर से मिलना
था। डस्ट फिंगर उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी की आगे की कहानी नहीं जानना चाहता। उसकी बात सुनकर मैगी पूछती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वह कहता है अगर पहले से पता हो कि आगे क्या होगा तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। मर्टियर और मैगी राइटर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही राइटर को लगता है कि ये लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी उन्हें बताती है कि वे अभी अभी कैप्रिकॉन के चंगुल से भाग कर आए हैं। फेनोग्लियो जो इंक हार्ट का राइटर है उनकी बात पर यकीन नहीं करता और सब कुछ मजाक समझकर हंसने लगता है। वह कहता है कि उसके किरदार इतने रियल लगते हैं कि लोग इन्हें सच मान लेते हैं। फिर तीनों वहीं पहुंचते हैं जहां उन्होंने फरीद और डस्ट फिंगर को छोड़ा था। वे देखते हैं कि डस्ट फिंगर आग के साथ करतब कर रहा है। राइटर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हैरानी से कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लिखा था। फेनोग्लियो खुद को रोक नहीं पाता और डस्ट फिंगर से बात करने आगे बढ़ता है, लेकिन मर्टियर उसे रोक लेता है। वह बताता है कि डस्ट फिंगर अपने भविष्य से डरता है क्योंकि वह अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। फेनोग्लियो हंसकर कहता है डरता इसलिए है क्योंकि आखिर में तुम मर जाते हो। ये सुनकर बेचारा डस्ट फिंगर टूट सा जाता है। वह गुस्से में कहता है मरना था तो मर जाता, बताने की क्या जरूरत थी साले राइटर। फिर वह मजबूरी में पूछता है कि वह मरेगा कैसे। फेनोग्लियो बताता है कि वह अपने पालतू जानवर क्वीन को बचाते हुए मरेगा। अब मर्टियर राइटर से इंक हार्ट की कॉपी मांगता है। राइटर उन्हें अपने घर ले जाता है। स्टोर रूम में बहुत सी किताबें थीं, लेकिन इंक हार्ट वहां नहीं मिलती। राइटर बताता है कि पिछले कुछ समय से उसकी किताबें या तो जल रही हैं या गायब हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मर्टियर तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कैप्रिकॉन का ही हाथ है। आखिरकार उन्हें इंक हार्ट की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है। अब डस्ट फिंगर वापस जाने के लिए बेचैन हो चुका था। वह मर्टियर से कहता है कि अब जल्दी से उसे वापस भेज दे, लेकिन मर्टियर कहता है कि वह पहले अपनी पत्नी को बाहर लाएगा। अब डस्ट फिंगर के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह बताता है कि रेसा इसी दुनिया में है। डरियस पहले ही उसे बाहर निकाल चुका है। मर्टियर गुस्से में पूछता है कि वह अभी कहाँ है। डस्ट फिंगर शर्त रखता है कि पहले उसे वादा करना होगा कि वह उसे वापस किताब में भेजेगा। तब वह बताता है कि रेसा उसी जगह है जहां से वे लोग अभी अभी भाग कर आए थे। राइटर की गाड़ी में मर्टियर और डस्ट फिंगर वहीं लौटने का फैसला करते हैं। फरीद और मैगी को वे राइटर के पास ही छोड़ जाते हैं। उस रात मैगी को अचानक कमरे में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ये वही किताब थी जो जलने से बच गई थी। मैगी उसके पास जाती है और पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह पढ़ती है, टोडो नाम का एक छोटा कुत्ता किताब से बाहर आ जाता है और सीधे बिस्तर के नीचे छुप जाता है। तभी राइटर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। मैगी दरवाजा खोलती है और देखती है कि राइटर को कैप्रिकॉन के गुंडों ने पकड़ रखा है। अब वही गुंडे मैगी को धमकाते हैं और मर्टियर का पता पूछते हैं। तभी राइटर टोडो को देखता है और समझ जाता है कि मैगी भी किरदारों को किताब से बाहर ला सकती है। वह यह बात गलती से जोर से बोल देता है और कैप्रिकॉन के गुंडे तुरंत समझ जाते हैं कि मैगी भी सिल्वर टंग है। वे मैगी को अपने साथ ले जाते हैं। उधर रास्ते में मर्टियर डस्ट फिंगर से पूछता है कि क्या रेसा ठीक है। डस्ट फिंगर बताता है कि वह ठीक है लेकिन बोल नहीं सकती। अचानक वह मर्टियर को गाड़ी रोकने को कहता है। वह डिक्की खोलता है और देखता है कि फरीद वहां छुपा बैठा है। फरीद कहता है कि उसे राइटर ठीक आदमी नहीं लगा, इसलिए वह वहां नहीं रहना चाहता था। कुछ देर बाद मर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन के महल के पास पहुंचते हैं। तीनों पीछे के रास्ते से चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं। तभी मर्टियर फिसल जाता है और कैप्रिकॉन के आदमियों की नजर उस पर पड़ जाती है। किसी तरह तीनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं। मर्टियर ऊपर चढ़ता है और रेसा के कमरे तक पहुंच जाता है। कमरा खाली था, लेकिन उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। अंदर उसे रेसा की स्केचबुक मिलती है जिसमें उसने अपने परिवार की ड्राइंग्स बनाई थीं। बाहर फरीद और डस्ट फिंगर मर्टियर का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान फरीद डस्ट फिंगर से कहता है कि वह उसका आग वाला जादू सीखना चाहता है। कई कोशिशों के बाद वह थोड़ी बहुत आग कंट्रोल करना भी सीख जाता है। तभी कैप्रिकॉन के एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। फरीद तो किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन डस्ट फिंगर को पकड़कर महल के अंदर कैप्रिकॉन के पास ले जाया जाता है। वहां वह देखता है कि रेसा एक जाल में बंधी हुई है। वह डस्ट फिंगर को अपने पास खींचती है और डस्ट फिंगर उसे बताता है कि उसका पति उसे लेने आया है। इस कमरे में कैप्रिकॉन मैगी से किताब पढ़वाकर चीजें बाहर निकाल रहा था। वह टेस्ट कर रहा था कि क्या मैगी सच में एक सिल्वर टंग है। राइटर कैप्रिकॉन को देखकर कहता है कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने लिखा था। कैप्रिकॉन अपना प्लान बताता है कि वह एक खतरनाक किरदार शैडो को इस दुनिया में बुलाएगा और फिर शैडो यहीं रहेगी। मैगी कहती है कि यह संभव नहीं क्योंकि उसने सभी कॉपीज जला दी थीं, लेकिन कैप्रिकॉन ने एक कॉपी पहले ही छुपा कर रखी थी, सांपों से भरे एक डिब्बे में। वह किताब निकालकर मैगी को देता है और कहता है कि शैडो को बाहर लेकर आओ। मैगी मना कर देती है। तब कैप्रिकॉन उसे उस जगह ले जाता है जहां उसकी मां जाले में लटकी हुई थी।
शुरुआत में मैगी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर माँ कहकर उसकी तरफ दौड़ती है। कैप्रिकॉन हंसता है और कहता है, ठीक है, मत पढ़ो, मैं बस तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब मैगी समझ जाती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद मैगी और डस्ट फिंगर को जेल में डाल दिया जाता है। डस्ट फिंगर अलग कमरे में बंद था, जबकि मैगी और राइटर एक साथ थे। कुछ ही देर में डस्ट फिंगर को पता चलता है कि मैगी भी सिल्वर टंग है और वह भी उसे किताब में वापस भेज सकती है। उधर राइटर नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था। मैगी उसे सुझाव देती है कि वह कहानी में कैप्रिकॉन को शैडो से मरवा दे। तभी बेस्टा मैगी के लिए खाना लेकर आता है। वह बताता है कि कैप्रिकॉन चाहता है कि मैगी कल के लिए अच्छी तरह तैयार रहे। राइटर बेस्टा से मजाक में कहता है कि हम लोग भूतों की कहानी की बात कर रहे थे, सुनना चाहोगे? ये सुनते ही बेस्टा डर जाता है, क्योंकि राइटर ने उसे ऐसा ही लिखा था कि वह भूतों से बहुत डरता है। तभी क्वीन बेस्टा पर कूदता है और उसकी थैली चुराकर डस्ट फिंगर के पास ले जाता है। अब बेस्टा थैली लेने के लिए डस्ट फिंगर की जेल में घुसता है, लेकिन डस्ट फिंगर अचानक भूतों की कहानी शुरू कर देता है। वह कहता है कि यहाँ पड़े कंकाल अभी जिंदा होकर उसे मार डालेंगे। ये सुनकर बेस्टा डर से कांपने लगता है। मौका देखकर डस्ट फिंगर बेस्टा को जेल में बंद कर देता है और खुद बाहर निकल जाता है। वह मैगी और राइटर की जेल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। आग से भी ताला नहीं पिघलता। मजबूर होकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे पछतावा होता है। वह दोबारा उन्हें लेने वापस आने ही वाला था कि कैप्रिकॉन के आदमी रास्ते में आ जाते हैं। उधर एलेनोर भी कैप्रिकॉन के इलाके में पहुंच चुकी थी। डस्ट फिंगर छुपता है, लेकिन तभी मर्टियर और फरीद उसे अंदर खींच लेते हैं। फरीद उसे गले लगाकर खुश होता है। डस्ट फिंगर मर्टियर को बताता है कि मैगी और राइटर कहाँ बंद हैं, और यह भी कि कैप्रिकॉन शैडो को बुलाने वाला है और वह यह सब मैगी का इस्तेमाल करके करेगा, क्योंकि मैगी भी सिल्वर टंग है। जेल में राइटर इंक हार्ट के बुरे किरदारों को आकर्षित करने के लिए कुछ लिख रहा था। तभी कैप्रिकॉन के आदमी मैगी को लेने आते हैं। उधर मर्टियर, डस्ट फिंगर और फरीद मैगी और रेसा को बचाने का प्लान बनाते हैं। मर्टियर कहता है कि डस्ट फिंगर अपनी आग से ध्यान भटकाएगा और फिर सब कैप्रिकॉन के आदमियों का भेष बनाकर अंदर जाएंगे। मैगी को सफेद गाउन पहनाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे सबके सामने पढ़ना था। वह वहां रेसा और राइटर को पिंजरों में बंद देखती है। कैप्रिकॉन घोषणा करता है कि आज इतने सालों बाद वह अपने लोगों से मिलेगा। दूसरी तरफ मर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर अंदर घुसकर उसके आदमियों को खत्म करने लगते हैं। एलेनोर अंदर पहुंचती है और उसे डरियस मिलता है। वह उसे कहती है कि अगर वह यहाँ से निकलना चाहता है तो उसकी मदद करे, और डरियस मान जाता है। मैगी को जब किताब दी जाती है, वह मर्टियर को देखती है, लेकिन शांत रहती है। मौका देखकर राइटर टोडो को एक पेज देता है और कहता है कि इसे मैगी तक पहुंचा दो। उधर मर्टियर चिल्लाकर मैगी से पढ़ना रोकने को कहता है, क्योंकि शैडो बाहर आने लगा था। जैसे ही टोडो पेज मैगी को देता है, मैगी उसे पढ़ती है। अचानक शैडो कैप्रिकॉन की तरफ मुड़ता है और उस पर हमला करने लगता है। उधर डस्ट फिंगर और फरीद महल में आग लगा रहे थे। एलेनोर घोड़े पर सवार जानवरों के साथ अंदर घुसती है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। मर्टियर मैगी से कहता है कि आगे पढ़ो ताकि कहानी बदली जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। तब वह मैगी को पेन देता है और कहता है, आगे तुम लिखो। मैगी कहानी में कैप्रिकॉन को एक स्टैचू बना देती है, जो धीरे धीरे रेत बनकर खत्म हो जाता है। वह शैडो को वापस भेज देती है और उन सभी किरदारों को भी जो बिना अपनी मर्जी के बाहर आ गए थे। डस्ट फिंगर यह सब दूर खड़ा देख रहा था, लेकिन वापस जाने का मौका चूक गया। फरीद कहता है कि मर्टियर उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्ट फिंगर कहता है अब तो उसे अपनी बीवी मिल गई, मेरी क्यों सुनेगा। अचानक रेसा की आवाज लौट आती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। मैगी देखती है कि किताब गायब है और महल टूट रहा है। सब लोग बाहर भागते हैं। असल में वह किताब फरीद ने चुपके से उठा ली थी और अब वह उसे डस्ट फिंगर को दे देता है। वह कहता है कि वे कोई नया रीडर ढूंढ लेंगे जो उन्हें वापस भेज सके। डस्ट फिंगर पूछता है, तू तो मैगी को पसंद करता है, फिर क्यों जा रहा है मेरे साथ? फरीद हंसकर कहता है, मेरे पास उसकी फोटो है ना, उसी से खुश रह लूंगा। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मर्टियर उनके पीछे भागता हुआ आता है। वह कहता है कि वह डस्ट फिंगर को उसकी दुनिया में भेजने आया है। वह किताब पढ़ना शुरू करता है और डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में लौट जाता है। रेसा और मैगी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक डस्ट फिंगर जा चुका होता है। मर्टियर फरीद से पूछता है कि अब वह क्या करेगा। वे क्वीन को अपने पास रखने का फैसला करते हैं ताकि डस्ट फिंगर उसे बचाते हुए मरे नहीं। मैगी फरीद से कहती है, तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते, और फरीद मान जाता है। अब सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।